हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का सेट 2 जिसका कोड है 3122 एंड सीरीज़ है QQCRR2। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो आप इससे अपने आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो ये है साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या आया सेक्शन ए के अंदर। तो इसमें आपको एक फूड चेन दी है और आपको फूड चेन में एनर्जी 2 जूल पिकॉक्स की गिवन है, यानी कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी गिवन है। और एनर्जी जो होती है लास्ट ट्रॉफिक लेवल की सबसे कम होती है, तो जब हम प्रीवियस लेवल्स पे जाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अगर ये 2 जूल है तो ये 20 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा और 20,000 ग्रास को मिल जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 20,000 जूल होगा जो ग्रास को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी लास्ट का दिया हो तो प्रीवियस में जाते तो मल्टीप्लाई करते 10 से, बट अगर स्टार्टिंग का दिया और लास्ट पे जाना होता तो 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपका आंसर है 20,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है और में चॉइस में, तो इसमें आपको पूछा गार्बेज क्या है और 2 क्लासेस बतानी थी गार्बेज की। तो गार्बेज आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट जो होगा यूज थिंग्स का उसे हम गार्बेज कहेंगे। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसको हम क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में, तो इसका मीनिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एंजाइम प्रोटीन सब्सटेंसेस है जो कि स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो एंजाइम नहीं होगा उसके एब्सेंस में रिएक्शन को पॉसिबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका डायरेक्शन वाला है मैग्नेट का। तो देखिए ये एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट में आपको दिख रहा है कि PQRS के आपको पोल्स पूछे हैं। तो P देखिए, P से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है और यहाँ एरो ऐसा है, तो यानी कि यहाँ पे जा रही है Q पे। तो P से बाहर निकल रही है तो इट मीन्स P क्या होगा, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, जहाँ से लाइन बाहर निकलती है तो वो नॉर्थ पोल होता है, और जहाँ जाती है वापस वो साउथ पोल होता है। तो P आपका नॉर्थ पोल होगा और Q क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है, एरो से ध्यान रखना। तो P आपका इसमें फर्स्ट वाले में नॉर्थ पोल है और Q आपका साउथ पोल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में अब आपको दिख रहा होगा ये एक ही मैग्नेट है, बट ये 2 अलग अलग मैग्नेट है, एक ये है और एक ये वाली है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर नहीं बन रही मैग्नेट के, यहाँ पे भी एक्सटर्नली ही बन रही है। तो इट मीन्स एक्सटर्नल का रूल क्या है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, साउथ पे जाती है। तो यानी कि ये यहाँ एरो यहाँ है, तो यानी ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो इट मीन्स R आपका नॉर्थ पोल होगा और S आपका साउथ पोल होगा। तो इसमें ध्यान रखना एक्सटर्नली बना था। ठीक है, अगर इंटरनली होता तो साउथ से नॉर्थ होता, बट ये एक्सटर्नली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसी का B पार्ट है। आपको बताना है इंटरफेरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम्स। मतलब आपको डायरेक्शन बतानी है, पहले A के लिए एंड देन B के लिए। आपको पता है कि दोनों ही एक्सटर्नल वाले हैं, तो एक्सटर्नल में डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। तो इट मीन्स बी फिगर A में कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होगी, P से Q पे, और फिगर B में भी एक्सटर्नली है तो R से S पे हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही चॉइस वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ये थोड़ा इजी था। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरी स्टेट कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना है, जब भी I और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगा, जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मिनिमम यानी जीरो फोर्स कब लगेगा, जब I करंट मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए और मिनिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम के लिए करंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मिनिमम के लिए करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, तो आपको इसे ऐसे लिखना था। मैक्सिमम करंट कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे मिनिमम यानी 0 फोर्स होगा। तो यहाँ का मतलब थीटा 90 डिग्री होगा और इसका मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि बायो में से है। तो आपको बताना है नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड, और इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपको स्ट्रक्चर बनाना था। तो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है स्टैमेन एंड पिस्टिल होता है। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, फ्लावर में। एंड इसका अगर मैं स्टैमेन का डायग्राम बनाऊँ तो ये इसका डायग्राम है। इसमें ये जो आउटर है ये एंथर है, अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स है जो ये, और फिर फिलामेंट है ये। ठीक है, तो ये इसका स्टैमेन का डायग्राम बनाना था आपको। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है
व्हाट इज़ प्यूबर्टी, मेंशन करनी है 2 चेंजेस जो बॉयज़ और गर्ल्स में होती है टीनेज ईयर्स में। तो प्यूबर्टी की आपको डेफिनेशन थी, ये तो सिंपल ही था, जो भी पीरियड होता है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है एंड कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं एंड बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये तो आपको सबको याद ही होगा, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हाँ दोनों पार्ट हो गए, ए बी चॉइस वाले दोनों। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसका ए पार्ट, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड। तो ये तो आपका क्वेश्चन जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसमें से ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है स्पोरेंजिया, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांटेज बोले थे इसके बी पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो इसके फ़ायदे क्या है, प्लांट जो होते हैं इस मेथड से वो सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट्स के। एंड नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका, प्लांट जो फ्लावर एंड फ्रूट बियर करेंगे वो अर्लियर करेंगे, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सीड से नहीं होता, अदर पार्ट से होता है प्लांट के। तो यानी कि उस तरीके से प्लांट में जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट किससे भी पहले जब हम सीड से उगाते हैं कोई चीज़। तो इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल्स है बनाना, ऑरेंज, रोज, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से हम उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बायो में से ही है। आपको ये डायग्राम गिवन है एंड इसके पार्ट्स के लेबलिंग करनी है। तो ये जर्मिनेशन का ही डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ये जो पार्ट था ए, ये था हमारा प्लूम्यूल, इसको हम फ्यूचर शूट कहते हैं। एंड बी जो पार्ट है ये कॉटिलिडॉन्स है, ठीक है। ये क्या काम करता है, फूड को स्टोर करता है, और रेडिकल हमारा फ्यूचर रूट होती है। तो ये तो सिंपल डायग्राम है, सबको आता होगा, ठीक है। तो बी आपको पूछा था क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीरियोडिक टेबल में से है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर गिवन है, यहाँ पे आपको पीरियड गिवन है, सेकंड एंड थर्ड। तो आपको बोला ए एंड एफ के बीच में क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए ए का पीरियड 2 है और ग्रुप भी 2 है, तो इट मीन्स इसमें 2 शेल होंगी और लास्ट शेल में 2 होगा, क्योंकि ग्रुप 2 है ना। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही एफ वाला देखिए आप, एफ थर्ड पीरियड में है एंड 17th ग्रुप में है। तो थर्ड पीरियड का मतलब इसके अंदर 3 शेल होंगे एंड 17 ग्रुप है तो इसके लास्ट में 7 होगा। तो 7 का मतलब 1 वैलेंसी होगी। अब फॉर्मूला बनाने के लिए आप वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, यानी A1 एंड F2, तो फॉर्मूला बन जाएगा AF2। सिमिलरली ही आपको E एंड B के लिए भी बनाना था। तो E आपका थर्ड पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में है, तो यानी थर्ड पीरियड का मतलब 3 शेल होंगी और लास्ट में 1 होगा। सेम ऐसे ही आपको B के लिए देखना है, ग्रुप पीरियड 2 है एंड ग्रुप 16 है। तो ग्रुप 2 का मतलब पीरियड 2 का मतलब 2 शेल है एंड 16 है तो 6 है लास्ट में। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 6 है तो 2 हो जाएगी। क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E2B, ठीक है। समझ आ गया होगा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, वैलेंसी की हेल्प से, वैलेंसी को क्रॉस करके। नेक्स्ट इसका जो पार्ट था, आपको बोला था कौन सा एलिमेंट नोबल गैस है। तो नोबल गैस यहाँ पे देखिए ग्रुप 18 में होती है, तो C जो है नोबल गैस होगा। एंड मेटलॉइड भी पूछा था, ग्रुप 14 में होता है, तो D इसका मेटलॉइड होगा। तो ये सबका सही होगा, तो देखिए चेक कीजिए। 7th क्वेश्चन देखिए, केमिकल फॉर्मूला बनाना है 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉगस का जिसका फंक्शनल ग्रुप OH। देखिए OH फंक्शनल ग्रुप है, इट मीन्स एल्कोहल्स है। तो एल्कोहल में आपको सिंपल है, एक इथेनॉल का बना लेना था C2H5OH, एंड एक इससे नेक्स्ट होमोलॉगस बनाओगे तो एक C बढ़ा दो C3 और 2 H बढ़ा दो। तो होमोलॉगस का रूल क्या होता है, CH2 डिफरेंस करना है, एक C और 2 H का, और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास में अपने आप डिफरेंस आ जाएगा ईच सक्सेसिव मेंबर का, ठीक है। अब आपको इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा और इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी जैसे जैसे हायर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको बोला है ना, कंडीशन तो दे दी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना तो डिक्रीज होगी, क्योंकि जहाँ पे कम C होंगे वहाँ पे ज़्यादा सॉलिबिलिटी होती है और जहाँ ज़्यादा C होंगे वहाँ पे कम होगी। तो यानी इसकी में ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी और इसमें कम, तो डिक्रीज हो जाएगी सॉलिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोला है, हाँ तो ये तो हो गया ना मॉलिक्यूलर मास वाला। अब इसका जो 8th सेक्शन B है,
इसमें 8th क्वेश्चन है, ए पार्ट, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। तो आपको पता है पॉन्ड और लेक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, जबकि एक्वेरियम जो होता है मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं, तो डिकम्पोजर अपने आप ही क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे यानी क्लीन कर देंगे। बट जो एक्वेरियम में मैन मेड है तो वहाँ डिकम्पोजर की एब्सेंस होगी, तो जिसके कारण हमें टाइम टू टाइम इसे क्या करना पड़ता है, एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। तो आपको लिखना था पॉन्ड्स एंड एक्वेरियम, पॉन्ड्स एंड लेक्स जो होता है नेचुरल है, डिकम्पोजर प्रेजेंट है, बट एक्वेरियम में एब्सेंस होती है, सो वी नीड टू बी क्लीन्ड रेगुलरली। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, वाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट हायर लेवल ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किस में मिलते हैं, एसी, फ्रिज। ठीक है, और इसका हार्मफुल इफेक्ट बताना था, तो स्किन कैंसर से इससे हो जाता है अगर इसकी डिप्लीशन हो जाएगा। तो ये आपको तो याद ही होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड। तो ये तो आपने याद ही किया होगा, फैक्टर कौन कौन से जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, एरिया के इन्वर्सली, क्रॉस सेक्शन एरिया के, एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको न्यूमेरिकल दिया था रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये आपका रेडियस गिवन है, देखिए सेंटीमीटर में, तो अपॉन में 100 करके मीटर में चेंज करना है। रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, एंड लास्ट में लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे रॉ L/A, एंड रेजिस्टेंस के प्लेस में ये रखेंगे, रॉ में 15 × 10⁻⁻8, लेंथ फाइंड करनी है, एरिया आपको रेडियस फॉर्म में दिया है तो πr²। अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू रख देनी है 3.14, रेडियस आपको 0.01 सेंटीमीटर में दी तो अपॉन 100 करेंगे, और रेडियस 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से ये जो 100 है ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, एंड इसके भी पॉइंट हटेंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10⁸ है, और इस साइड भी जो 10⁸ है वो इधर जाके माइनस से प्लस में हो जाएगी, 50 डिवाइड में चला जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगी। 3.14 को यहाँ लाएंगे तो लेंथ निकल जाएगी कितनी, 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.628 मीटर लिख सकते हो या 62.8 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनल आंसर होगा लेंथ का। तो इस सबका यही आंसर आया होगा। ठीक है, कमेंट पे बताना। नेक्स्ट इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन नंबर 9 वो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड SI यूनिट। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो ये तो आप याद ही करके गए होंगे। इलेक्ट्रिक पावर है टाइम रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क करने में जो टाइम लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क होना चाहिए, इसके और भी फॉर्मूले हैं। देन आपको SI यूनिट पूछी थी तो वॉट होती है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, आपको 2 किलोवाट पावर गिवन है एंड टाइम 2 आवर गिवन है, एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, एंड आपका जो एनर्जी निकलेगा वो किलोवाट आवर यानी कॉमर्शियल यूनिट पे निकलेगा। फिर आप इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 14.4, या फिर आप 1.44 × 10⁻7 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो तो सर्किट डायग्राम से ही है, मतलब 2 सीरीज़ में एंड एक पैरेलल में लगा हुआ। पहले सीरीज़ का आप निकाल लीजिए। तो सीरीज़ में तो सिंपल है, दोनों को प्लस करना है, 10 + 50 60। अब ये जो R12 आया है सीरीज़ वाला, इसको 3 के साथ हमें पैरेलल में लेना है, तो पैरेलल का ये रूल है। तो ये 60 की जगह 1/60 हो जाएगा। R3 आपको 30 गिवन है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/20, एंड R रेसिप्रोकल करेंगे तो R123 यानी ओवरऑल जो आएगा वो 20 ओम आएगा। एंड आपको ओवरऑल एमीमीटर की रीडिंग बतानी है तो I में V अपॉन टोटल R रखेंगे जो भी इन सब का आया है। ठीक है, तो 6/20 यानी 3/10, और आंसर लास्ट फाइनल होगा इसका 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो I एमीमीटर की रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना है। देखिए यहाँ पे CHO लास्ट में है ना दोनों में, तो यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड है ये फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिंपल पूछा था कि इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट इसमें जनरल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे C3 है और H कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, H कितने आ गए, 6, यानी H3 के डबल आ गए और O हुए साथ में, तो फॉर्मूला बनेगा CnH डबल है और O। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, CnH_NO। तो ये अभी मैंने ये डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 12th डिस्कस कर लिया, अभी 11th में अभी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन में आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है
एंड फॉर्मूला क्या बना, CnH2NO। एंड इन्होंने बोला था इनमें रिलेशनशिप क्या है दोनों में, तो ये क्योंकि एल्डिहाइड ये 2C वाला है और ये 3C वाला है, तो ये होमोलोगस है, सेम फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि, और डिफरेंस कितना आ रहा है CH2 का, ठीक है, तो CH2 का डिफरेंस है इसलिए। तो नेक्स्ट इससे बोला इन्होंने एक और बना के दिखाइए, तो हमने C2 भी बनाया, C3 भी बनाया, तो हम C4 वाला बना लेंगे इसी ग्रुप का, ठीक है। तो लास्ट में CHO और बाकी को H से कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12th। 11th पहले बायो का है, डिस्कस कर लेते हैं। तो 11th में देखिए, अ ग्रीन स्टेम्ड टमाटो है जिसको GG से डिनोट किया गया है, एंड ये इसको स्मॉल GG से पर्पल को। आपको पूछा है स्टेम कलर, पूछा है F1 प्रोजनी में, तो इसमें आपका जो आएगा ग्रीन स्टेम्ड टमाटो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद आपसे इसका रेशो पूछा है F2 प्रोजनी में, तो ये आएगा 3:1। उसके बाद यहाँ पे आपको कंक्लूजन पूछा है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन स्टेम टमाटो जो है डोमिनेट कर रहे हैं पर्पल स्टेम टमाटो को, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 12th तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, 12th का एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी है सेट 2 में, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो इथाइन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CnH से 2 कम होता है, इथाइन है ना, क्योंकि एल्काइन ग्रुप का है ये। तो यहाँ पे इथाइन में फॉर्मूला है C2 है, तो H कितना हो जाएगा 2, क्योंकि डबल करूँ 4 और 2 कम करूँ तो H2। अब यानी कि C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो C के जो यहाँ इस वाले C के 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके 3 C के साथ शेयरिंग हो जाएंगे, और इसका जो एक 4th इलेक्ट्रॉन है वो H के एक के साथ शेयर हो जाएगा, ऐसे इस वाले का भी। तो ये H के भी कंप्लीट हो जाएंगे, इस H के भी कंप्लीट हो जाएंगे 2, एंड इस वाले C के पूरे 8 और इस वाले C के भी पूरे 8। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिंपल ही था ये तो। उसके बाद इसमें बोला था 2 डिफरेंस बताने हैं कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोवेलेंट आपको पता है शेयरिंग करके बनता है इलेक्ट्रॉन्स की, ये ट्रांसफॉर्मिंग करके बनता है, ठीक है। इसमें कोवेलेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ आयन होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसमें आयन्स प्रेजेंट होता है आयनिक में। यहाँ लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे कंपेरेटिवली हायर होता है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो कोवेलेंट होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में आयनिक। तो ये इनमें डिफरेंस है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये तो सिंपल ही है, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बताना था और डॉबरनायर का, तो ये तो सबको याद होगा। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। डॉबरनायर का ट्रायड बताता है कि एटॉमिक मास मिडिल एटम का ट्रायड का वो इक्वल होता है एवरेज मास ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में, तो देखिए इसका 6.9 है, इसका 23 है एटॉमिक मास, इसका 39 है। तो आप देखोगे कि ये जो 23 है ये इनके एवरेज एटॉमिक मास की इक्वल है, यानी इन्हें ऐड करूँगी और 2 से डिवाइड करूँगी तो अप्रॉक्सीमेटली 23 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से डॉबरनायर ट्रायड प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लिमिटेशन बतानी थी दोनों की, न्यूलैंड की भी और डॉबरनायर की भी, तो ये भी आपने याद ही किया होगा, थ्योरी का ही क्वेश्चन था। तो न्यूलैंड की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद 8th एलिमेंट रिपीट नहीं करता है प्रॉपर्टी, ठीक है। डॉबरनायर ट्रायड की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ 3 ट्रायड ही पॉसिबल कर पाए, 3 ही बना पाए उसके बाद, जबकि और भी आगे बने थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो था वो यूज़फुल नहीं बना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन C का। तो ये आपका देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया, यानी कि जैसे आपने मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा है कि कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो मोटर क्या करने लग, ये जो कंडक्टर है ये क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो सेम वही है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है इसमें कि वाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड ऑन पासिंग करंट, कि रॉड में डिस्प्लेसमेंट क्यों क्या है, क्योंकि ये रॉड क्या थी, करंट कैरिंग कंडक्टर थी। तो इसको हम क्या मिला, एक मैग्नेटिक फील्ड मिला, जिसके कारण इसमें क्या आया होगा, रोटेशन आया होगा। तो जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा है मोटर का कि आपने हॉर्स मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, तो कॉइल कैरिंग करंट जो होता है, जब कॉइल यहाँ पे किस फॉर्म में है, रॉड फॉर्म में है ना, तो वो क्या करेगा, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो उसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मोटर का ही प्रिंसिपल लिखना था इसमें, बस थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, बोला कि किस रूल से हम इसके फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो आपको पता है मोटर में कौन से रूल के थ्रू डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हैं हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके सी पार्ट में बोला है अगर एक्सपेरिमेंट सेटअप में करंट को पास किया और फिर हमने इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस किया रॉड को, ठीक है,
अगर अगर रॉड डिस्प्लेस हुई लेफ्ट में तो क्या होगा, अगर मैंने पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट चेंज कर दी और साथ में डायरेक्शन, दोनों को इकट्ठा जब चेंज करते हैं ना तो कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसा थी ना लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहती है। तो यहाँ पे हमने लिखना है रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही रहेगा, रीजन यानी लेफ्ट ही रहेगा, क्योंकि हमने दोनों ही चीज़ें चेंज कर दी है, मैग्नेट की पोलैरिटी भी और साथ में डायरेक्शन ऑफ करंट भी। ओके, उसके बाद सिंपल था कि दो डिवाइसेस जिसमें दोनों यूज़ हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी यूज़ हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ हो रहा है। तो ये है मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैन वगैरह जिसमें भी मोटर लगी होती है, ठीक है, वो सारे डिवाइसेस है जिसमें ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर भी यूज़ हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस वाला है, ये तो बहुत सिंपल था, ड्रॉ द, इसका थर्ड सेकेंड सी का अगर या तो ये करेंगे आप या ये, तो इसमें ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो ये तो आप सबने किया होगा, स्ट्रेट कंडक्टर ये है, वायर है मान लो ये, और यहाँ पे करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो फील्ड लाइन कैसे बनती है, सर्कुलर बनती है। अब अगर करंट ऊपर है तो ये एंटी क्लॉक बनेगी, और अगर करंट नीचे होता मान लो तो ये कैसी होती है, सर्कुलर फील्ड लाइन कैसी बन जाती है, फील्ड लाइन से, ठीक है, सर्कल में। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर देना है। तो ये कैसी बनती है, क्लॉकवाइज बनती, ठीक है। तो सिंपल ही था ये क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन देखिए मैंडल का ही है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको मैं आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट का इन्होंने बोला है कि ओनली वन पेयर कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर टॉल एंड शॉर्ट है F1 जनरेशन में, मीडियम हाइट का है क्यों नहीं, तो इसमें क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, ठीक है। नेम द रिसेसिव ट्रेट, कौन सी है इसमें, शॉर्ट जो है वो रिसेसिव ट्रेट होगी इसमें। नेक्स्ट है मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट रेशो के साथ, तो इसका रेशो आएगा 1:2:1, ठीक है, होमो हेट्रो एंड होमो। तो ये आपने किया होगा, बायो का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है 1600 प्लांट जो है F2 प्रोजेनी में, ये सी का, इसमें सी और इसमें से चॉइस थी। तो आपको बोला था नंबर ऑफ प्लांट जो टॉल विद राउंड सीड हो, तो इसका ये आपको रेशो पता होना चाहिए, ये आएगा 9:3:1, यानी कि इनका टोटल 16 आएगा। तो अगर हमें टॉल का बोला है तो 9/16 रेशो लेंगे और इंटू 1600 कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 900। एंड अगर शॉर्ट का बोला है तो ये आएगा 1/16 और इंटू 1600 करेंगे तो 100। तो इस तरीके से इसका आंसर आप चेक कीजिए, कमेंट में देखिए आपका आंसर, कमेंट में लिखिए आंसर सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको आंसर चेक कर लेने हैं और कमेंट में बताइए कि आपका कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है।